वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए और यह है टेस्ट नंबर 115। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 115 तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस शासिका ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था? बताइए कौन थी? रानी विद्या, रजिया सुल्तान, रुद्रमा देवी या इनमें से कोई नहीं कोई और? किस शासिका ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया? आपने रुद्रमा देवी है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो रुद्रमा देवी जो है आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में स्थित काकतीय वंश की शासिका थी। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? क्या था? कोई राजस्व के रूप में प्राप्त अनाजों को इकट्ठा करने के लिए, या फिर विदेशी व्यापारियों के रहने खाने पीने उनके मनोरंजन के लिए, कैदियों दासों को रखने के लिए, या फिर रक्षक सैनिकों के टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर थे गैरिसन? सी, रक्षक सैनिकों के टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर। तो गैरिसन शहर जो है किलेबंद बसाव होते थे जहाँ सैनिक रहते थे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? बंदगा मतलब गुलाम, दास। तो गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। साथ ही उन्हें राज्य के महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे। उस समय के विद्वानों का कहना था कि सुल्तानों के लिए योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान या शासक कौन था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र, मदुरई तथा जावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजित किया? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सुदूर दक्षिण के राज्यों तक को जीता और दक्षिण की विजय उसके प्रसिद्ध सेनानायक मलिक काफूर के नेतृत्व में हुई। साथ ही उसने इन राज्यों को जीतने के बाद उन्हें अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, सिर्फ वार्षिक कर ही उनसे वसूलता था वो। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया? ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न और इसका उत्तर वही है जो 4 का था, यानी अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़ शाही में किया है। इम्पोर्टेंट बुक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, फ़िरोज़ शाह तुगलक लगाकर गलत मत कर देना। इसके रचयिता हैं या पुस्तक का रचनाकार जियाउद्दीन बर्नी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? खुम्स, जकात, खराज, उश्र। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? खराज, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, खराज कृषि पर लगने वाला कर होता था जो कि उत्पादन का 50% होता था। ये तो आधा हो गया, ठीक है। खुम्स क्या होता था? लूट का धन होता था जो सैनिकों एवं राजकोष के बीच बांटा जाता था। और जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर केवल संपन्न वर्ग से लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? कौन सा अनुच्छेद है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार? अनुच्छेद 20। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? नियुक्तियों में या पदों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16 है और 16 का 4। तो अनुच्छेद 16(4), देखिए इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों और पदों में
नियुक्तियां और पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निर्वासित नहीं करेगी। ठीक है, करेगा सही है, करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? देखिए, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं निकाल सकता। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई काम करता है तो न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? बताइए। उत्प्रेषण रिट, ऑप्शन नंबर बी। तो जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले में उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकार को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, तो उत्प्रेषण रिट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है? कौन सा इनमें? एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय या फिर जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। यही करेक्ट है, सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। ठीक है, पहले रहेंगे फिर बाद में अनोन्य क्रिया करेंगे, तो सबसे सही उत्तर इसमें सी है। तो देखिए, सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत शामिल हैं? मनुष्य, धरातलीय स्थलाकृतियाँ, मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं। देखिए, मनुष्य तो है पर्यावरण में, ये हो जाएगा। प्राकृतिक वस्तुएं पर्यावरण है, धरातलीय स्थलाकृति पर्यावरण है, 1, 3, 4 ऑप्शन में है। लेकिन मानव निर्मित वस्तुएं, ये सब कुछ मिलाकर ही बनता है पर्यावरण, तो उपरोक्त सभी है इसका आंसर। तो देखिए, किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव एवं निर्जीव दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधि एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। सब पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्यावरण एक, बताइए, जर्मन, संस्कृत, अंग्रेजी, कौन सा है? अंग्रेजी नहीं है, संस्कृत नहीं है, जर्मन नहीं है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या फिर एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। 13वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? बताइए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? जो सबसे बाह्य मंडल है ना, उससे पहला मंडल, मतलब मध्य मंडल में। तो मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आकर जलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, टेंगा वन की विशिष्टता है। कैसा है टेंगा? भूमध्य सागरीय या रेखीय? तो है नहीं, ये उष्णकटिबंधीय भी नहीं है, उपोष्ण भी नहीं है, यह है समशीतोष्ण, डी। तो देखिए, शीतोष्ण कोणधारी वन वायोम को ही टेंगा वन वायोम कहा जाता है। यह वायोम शीतोष्ण वायोम का सबसे उत्तरी वायोम है, जिसे टाइगर वायोम भी कहते हैं। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में स्थित महाद्वीपीय अथवा उपमहाद्वीपीय जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है। यह ठंडी जलवायु प्रदेश है, जहाँ ग्रीष्म ऋतु छोटी और सामान्य होती है, जबकि शीत ऋतु लंबी व कठोर होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु कैसी है? छोटी है और सामान्य है, और शीत ऋतु लंबी है और कठोर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। कोरियोलिस बल, लेकिन कोरियोलिस बल के लिए पृथ्वी का घूर्णन जरूरी है ना, इसलिए सी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं और उत्तरी गोलार्ध में पवन के दाहिनी ओर विचरण कोरियोलिस बल के कारण होता है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक बल है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से हैं इनमें?
मध्य कपासी नहीं है, मध्य स्तरी नहीं है, कपासी नहीं है, पक्षाव स्तरी डी। तो पक्षाव स्तरी सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, मुख्यतः 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसकी ट्रिक बताई थी कि पक्षी बड़े ऊंचाई पर उड़ते हैं। 17वां प्रश्न है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। तो एटलस माउंटेन जो है अफ्रीकी महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया देशों में विस्तारित है। यूपीएससी प्रश्न कर चुकी है 2014 में। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं। दक्षिणी आल्प्स ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, अंटार्कटिका में नहीं है, न्यूजीलैंड में है। तो देखिए दक्षिणी आल्प पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हैं और इसकी सर्वोच्च चोटी है ओबाराकी या माउंट कुक। कितनी है? 3,754 मीटर। 19वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा 2006 में 26 अक्टूबर 2006। तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति मिली थी 13 सितंबर 2005 को और 26 अक्टूबर 2006 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अब तो जम्मू में भी लागू है। अंतिम प्रश्न है, लोकसभा का नेता बताइए कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का स्पीकर नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं है, प्रधानमंत्री होता है। तो अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता तो उसे लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। तो फिर प्रधानमंत्री कहाँ का? राज्यसभा का होगा। तो 20 प्रश्न थे ये, हिस्ट्री, कुछ ज्योग्राफी, कुछ पॉलिटी के, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार कर लेना। धन्यवाद।